नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह आपके लिए आज के कुछ को लेकर आ गया हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ बातें करना चाहता हूँ थोड़ी सी। इसके बाद इस कुछ को शुरू करेंगे। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी हमारे लिए एक बहुत विषाद दुख का दिन है। हमारे 40 जवान जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना में शहीद हुए थे, उन सब के लिए हम सैल्यूट करते हैं और उनको अपने दिलों में बसाए रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के आतंकवादियों को, चाहे वो समाज में हो चाहे वो सीमा पर हो, उनसे लड़ने का प्रयास सीमा पर सेना करेगी और समाज में हम करेंगे। इस वादे के साथ मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आइए और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से लड़ते हैं और भारत को सुरक्षित देश के रूप में बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? यानी वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने केसरी का संपादन किया और वो संस्थापक भी थे केसरी के? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर बता दूं। सी अर्थात लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा इन दो समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी हिंदी मराठी भाषा में थी। ये दो पत्रिकाओं का उन्होंने समाचार पत्रों का संपादन किया था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था? यानी वह कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रसिद्ध गीता, जो हमारा ग्रंथ है गीता, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी अर्थात चार्ल्स विल्किंसन ने पहली बार गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, भगवद गीता को या कुरान शरीफ को? तो गांधी जी ने भगवद गीता को अपनी माता का दर्जा दिया है, अपनी माता कहा है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है की रचना किसने की थी? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल, दरअसल ये अपने नाम के पीछे जो बिस्मिल लगाते हैं, इनके गुरु एक मुस्लिम गुरु थे जिनका नाम बिस्मिल से था। उनके कारण इन्होंने अपने नाम के पीछे बिस्मिल लगाना शुरू कर दिया और इनकी ये प्रसिद्ध लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन का, गुजरात टाइम्स का, मराठा का या जनसत्ता का? तो अभी मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया केसरी और मराठा का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। यहाँ गुजराती टाइम्स नहीं है, जनसत्ता भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ए नवजीवन का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फिर से है, यहाँ पे अल बलाग होना चाहिए, अल बलाग। ये दरअसल दो अबुल कलाम आज़ाद जी की पत्रिकाएं थी जो इन्होंने एक का नाम अल हिलाल था और दूसरे का अल बलाग था। तो उसको कब चालू किया? 1913 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1916 में। तो याद कर रखने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के
उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल को बंद किया सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तुरंत अगले ही साल उन्होंने अल बलाग शुरू कर दिया, अल बलाग शुरू कर दिया उन्होंने, अल बलाग शुरू कर दिया उन्होंने, यानी 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने के दौरान, आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि 1896-97 ईस्वी में, जब वो पूरे महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चला रहे थे, ब्रिटिश सरकार को कर न देने का आंदोलन, उस दौरान उनको लोकमान्य की पदवी, उपाधि आम जनता द्वारा दी गई थी। 8वां प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? ये नारा दिया है लोकमान्य तिलक जी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर सामान्य से प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है, हमारे दिमाग जहन में हर जगह बैठा हुआ है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा दिया लोकमान्य तिलक जी ने। और लोकमान्य तिलक जी के बारे में यदि बात करें तो लोकमान्य तिलक जी ने भाषा गीता रहस्य नाम का एक पुस्तक लिखी है। इसको आप लोग अगर कभी मिले तो आप पढ़िए। और इसके अलावा इन्होंने 2 कार्यक्रम शुरू किए थे पूरे जनता को एक करने के लिए। एक तो इन्होंने शिवाजी महोत्सव और एक गणपति महोत्सव, ये 2 जो है, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, 2 शुरू किया था। जो आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश जी का उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है, गणपति उत्सव, वो इन्हीं की देन थी, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव स्वराज लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 9th प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस भारतीय को भारतीय अशांति का जनक कहा? दरअसल एक अंग्रेज था जिसका नाम वैलेंटाइन सिरोल था, उसने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये गलत बात कहा उसने, क्योंकि भारतीय अशांति का नहीं, भारतीय पुनरुत्थान का जनक अगर कोई है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ना कि अशांति का। अंग्रेजों के लिए अशांति हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो वो पुनरुत्थान की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो इस पत्रिका का संपादक यंग इंडिया को गांधी जी ने 1933 तक संपादित किया था। ठीक है, यंग इंडिया को उन्होंने 1933 तक संपादित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आपको एक चीज़ बता दूं, नील दर्पण दीनबंधु मित्र का एक उपन्यास है। दीनबंधु मित्र का एक उपन्यास नील दर्पण है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम रविन्द्रनाथ ठाकुर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी में से मधुसूदन दत्त जी ने अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया है नील दर्पण का। अगला 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की? रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया, या कहीं कहीं नाम आता है रहमतुल्लाह सयानी। किसने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वह पहला राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है, उसको उसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कौन सा अधिवेशन है? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी जी ने की थी। 13वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न आई थिंक 3 दिनों पहले भी आया था, तब मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। आज भी कुछ डिटेल में ही बता दूंगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, लाला लाजपत राय जी को, या अब्दुल वली खान को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है, सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत, यानी भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा के अंत के आसपास पेशावर में इनका जन्म हुआ था।
खान अब्दुल गफ्फार जी खान जी का, इसी कारण इनको सीमांत गांधी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से भारत की सीमा का अंत माना जा सकता है इसलिए। साथ ही इनके बारे में एक चीज़ ये भी कि इन्होंने लाल कुर्ती नाम का एक संगठन बनाया था, जिसका उद्देश्य पठानों को एक करना था। ये चूंकि पठान थे इसलिए पठानों को एक करना था। और यदि कुछ आपको अलग से पता हो तो आप कमेंट करके उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या मायावती जी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हुए थे उनको इन्होंने बचाने का काम किया था। चूँकि ये ब्रिटिश थी और नर्स थी, ब्रिटिश नर्स थी, तो इन्होंने बचाने का काम किया, इसलिए लेडी विथ लैम्प इनको कहा जाता है, यानी प्रकाश, जीवन देने वाली, प्रकाश देने वाली। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये बड़ा ही आसान प्रश्न है और आप सभी को मैं समझता हूँ आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने रखा क्योंकि कुछ नए लोग होंगे जो तैयारी शुरू किए होंगे तो उनको पता नहीं होगा, तो उनको भी पता चल जाए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी टैगोर जी ने। तो ये प्रश्न हो गया। आप सभी को पता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान भी उतना ही करते थे। आइए अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये पुस्तक है, जिसे हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से है, इसको मैंने पढ़ रखा है। दूसरा हरिजन है, तीसरा द होली फैमिली है, और अंतिम है हिंद स्वराज। तो आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज भी लिखी है, हरिजन भी लिखी है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी लिखा है, लेकिन द फैमिली, होली फैमिली कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा है होली फैमिली। तो ये संबंधित नहीं है, बाकी सारी उन्हीं से संबंधित हैं। अगला 17वां प्रश्न है, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, आरजी भंडारकर को, महादेव गोविंद रानाडे जी को, या बीजी तिलक को? बीजी तिलक को हम सब जानते हैं कि लोकमान्य की उपाधि प्राप्त है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी गोपाल देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है कि 18वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले राष्ट्र जागृति के नाम से, तत्वबोधिनी के नाम से, भाग्य विधाता के नाम से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये सी, अर्थात भारत भाग्य विधाता के नाम से 1912 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, जिसको गाने की अवधि 52 सेकंड है, यानी 52 सेकंड में इस राष्ट्रगान के पहली जो पैरा है उसको गाया जाता है। अगला 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध काकोरी केस या षड्यंत्र का संबंध किस वर्ष से था? यानी काकोरी केस किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 22 में, 23 में, या 25 में? तो इस प्रश्न का सीधा सा आंसर हो जाएगा 1925 में काकोरी नामक केस हुआ। इसमें क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने ट्रेन में जा रहे धन को लूटा था, और उस लूट का पैसा अपने जो लूट का पैसा था उसको क्रांतिकारी आंदोलन में लगाया था। इसके लूट में कौन कौन शामिल था? तो आपको एक दो नाम मैं बता देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे, और इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। कृपया उसको आप लोग कमेंट में बताएं कौन कौन और शामिल था इसमें। 20वां प्रश्न आइए देखते हैं।
1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1904 में अभिनव भारत नाम से की गई। उसका बनाने का श्रेय किसे जाता है, यानी किसने उसको स्थापित किया? बी.डी. सावरकर ने, भगत सिंह ने, जतिन दास ने, कल्पना दत्त ने। तो इस प्रश्न का उत्तर बी.डी. सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, जिनकी क्रांतिकारी संस्था का नाम अभिनव भारत था। अगला 21वां प्रश्न है, ब्रिटिश नील इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन नील दर्पण नामक नाटक में किसने किया है? ब्रिटिश नील को ही इंग्लिश में हम इंडिगो बोलते हैं, ठीक है। नील को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, इसलिए कई बार आ जाता है, इंग्लिश में ही आ जाता है कि इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन नील दर्पण नामक नाटक में किसने किया है? प्रेमचंद जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्र ने, या फिर सुब्रमण्यम भारती ने। अभी मैंने आपको बताया नील दर्पण नामक जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र जी का है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभी मैंने ऊपर बताया, इसका कमेंट में करके बताएं। अभी मैंने ऊपर जस्ट यही प्रश्न था कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? कौन सा ऐसा उपन्यास था उस समय जो स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक से अधिक देशभक्ति और काम करने के लिए प्रेरित करता था? वो है परीक्षा गुरु, पद्मराग, रंगभूमि या आनंद मठ। तो उस समय का सबसे प्रसिद्ध नाटक आनंद मठ था, जो क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी गतिविधियां करने, क्रांतिकारियों को देश प्रेम करने के लिए प्रेरित करता था। तो ये कौन सा हो जाएगा? आनंद मठ, ठीक। आनंद मठ जो है उसमें उसको जो है देशभक्त लोगों के बाइबल कहा जाता है, और ये जो है सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। यानी इस आनंद मठ जो नाटक है उसमें सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने नहीं, यहां होना चाहिए ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? यानी कृषकों का छापामार युद्ध, सबसे बड़ा छापामार युद्ध किस आंदोलन में हुआ था? पुनप्रा वायलार आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोआखली आंदोलन या तिभागा आंदोलन। तो नोआखली आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल का था, तिभागा भी वहीं का था। तेलंगाना आंदोलन, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन के दौरान किसानों ने बड़ा छापामार युद्ध किया था। और क्यों किया था, इसका कारण था कि उस समय पुलिस ने तेलंगाना के एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे, एक बड़े जो व्यक्ति थे, उनका नाम कमरैया, उनको पुलिस ने उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए उसके विरोध स्वरूप किसानों ने छापामार युद्ध किया और अंग्रेजों के खिलाफ ये बड़ा निर्णायक साबित हुआ। 24वां है, अरविंद घोष को किस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी? तो अभी आपको मैंने बताया कि काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। लाहौर जो षड्यंत्र केस था उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बनाया गया था, इनको भागीदार बनाया गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात अलीपुर बम मामला में अरविंद घोष जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अलीपुर बम मामले में, जो कि 1908 में हुआ था, अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष जी को भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही अनुशीलन समिति के सदस्य जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था? अच्छा, अंग्रेजों के साथ समस्या ये थी कि अंग्रेज 1857 के युद्ध को, 1857 के जो विद्रोह था उसको ये लोग एक सिपाही विद्रोह या किसान विद्रोह या फिर धार्मिक आंदोलन इस तरह का कह के इसको दबाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन एक अंग्रेज था
जिसने इस आंदोलन को 1857 के महान विद्रोह को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय विद्रोह कह के मतलब उसने इसको माना कि राष्ट्रीय विद्रोह था, वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड एलनबरो था? तो इन तीनों में ये तीनों नहीं थे, क्योंकि ये तीनों सरकार में थे, और जो भी सरकार में था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो इसको मानने को तैयार नहीं था। अगला व्यक्ति है डिज़रायली। डिज़रायली नाम का व्यक्ति है जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस पुस्तक का नाम है क्या नाम था? उसने ये डिज़रायली ने राष्ट्रीय आंदोलन इसको माना है, और पुस्तक का नाम तो नहीं पता। यदि आप अभी नहीं समझ आ रहा मुझे, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन उसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि डिज़रायली ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया था कि ये 1857 का विद्रोह भारत का स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह था, स्वतंत्रता का विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है 25 प्रश्नों के साथ। और हमने इससे पहले एंशिएंट इंडिया, मेडोल इंडिया ख़त्म कर लिया है। अब ये आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में भी कम से कम 2-3 और वीडियो आएंगे, तब ये ख़त्म हो गया है। तीसरा वीडियो है आधुनिक भारत का। इससे पहले 2 वीडियो हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं उन्हें तो पहले उनको देखिए, तब इसको देखिएगा। तो आज एक बार फिर से हम 14 फरवरी 2019 में 19 को शहीद हुए अपने 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, और उनको अपने जीवन में उनकी छवि को उतारते हैं, और कभी उनको नहीं भूलेंगे, उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत के नारे के साथ। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।